अच्छा देखो, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था एंड यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो मेन एरियाज थे वो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था मार्केट, एंड मार्केट वाज एनी प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट। उसके बाद मार्केटिंग, वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक बिजनेस या मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है ताकि अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेच सके या अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर सके कि हमसे वो प्रोडक्ट खरीदे और किसी से ना खरीदे, दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग। बिजनेस और इंडस्ट्री का डिफरेंस बताया था, जैसे जे डॉट खादी आउटफिटर्स इज़ अ बिजनेस एंड गारमेंट्स इज़ एन इंडस्ट्री। फिर उसके बाद कस्टमर एंड कंज्यूमर का डिफरेंस बताया था कि कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है और कंज्यूमर वो होता है जो उसकी यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहा है। मार्केट साइज, कि एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं जो उस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, उसको कहते थे मार्केट साइज। मार्केट शेयर वाज कि एक बिजनेस उस मार्केट साइज में से कितना परसेंटेज होल्ड किया हुआ है, दैट इज मार्केट शेयर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट मार्केट ग्रोथ, एंड मार्केट ग्रोथ ये होता था कि मार्केट साइज में कितना चेंज आ रहा है या कितना इंक्रीज आ रहा है, उसको कहते थे मार्केट ग्रोथ। मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हुआ था, दैट पूरी पॉपुलेशन को जब मैं डिवाइड कर देता हूँ टू डिफरेंट कैटेगरीज, उसको कहते थे मार्केट सेगमेंटेशन। एंड मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ओरिएंटेड का डिफरेंस डिस्कस किया था। मार्केट ओरिएंटेड के अंदर पहले मार्केट रिसर्च किया जाता है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट मार्केट की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसको कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड। एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड ये होता है कि जब मैं मेन फोकस अपना प्रोडक्ट पे रखूं और फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च करूं। मास मार्केटिंग एंड नीश मार्केटिंग का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। मास मार्केटिंग इज व्हेन माय प्रोडक्ट इज टारगेटेड टुवर्ड्स द जनरल ऑडियंस एंड लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेट एनी स्पेसिफिक नीड ऑफ अ सेगमेंट, उसको कहते थे हम मास मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में डील किया जाता है। फिर उसके बाद ब्रांडिंग के ऊपर बात हुई थी, ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड नेम क्या होता था? वो नाम जो एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है या वो नाम जो एक प्रोडक्ट को एक यूनिक शनाख्त देता है, उसको कहते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड इमेज इज वो परसेप्शन, वो इमेज जो कि एक बिजनेस का होता है या वो इमेज जो एक प्रोडक्ट का होता है, वो उसको कहते हैं ब्रांड इमेज। जो परसेप्शन, जो कस्टमर नाम सुनते ही सोचते हैं द फर्स्ट थिंग, जैसे अगर मैं कहता हूँ फरारी, ठीक है, तो अब ये नाम सुनते ही एक अच्छा इमेज माइंड में बन रहा है कि यार ये तो बहुत क्लासिक चीज़ है और वो वाला सीन है, ठीक है, दैट इज अ ब्रांड इमेज। ठीक है, जो नाम सुनते ही हमारे माइंड में इमेज आता है, ठीक है। एंड देन ब्रांड लॉयल्टी इज व्हेन द कस्टमर कीप्स ऑन बाइंग द सेम प्रोडक्ट या ब्रांड रादर देन स्विचिंग टू एन ऑल्टरनेटिव ब्रांड, उसको कहते थे हम ब्रांड लॉयल्टी। मुझे बताओ, क्या ब्रांड नेम का मतलब ये होता है कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है? ब्रांड नेम का मतलब एक्सपेंसिव होता है, यस और नो? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, गुड। ब्रांड नेम इज नॉट जस्ट एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ब्रांड नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो नाम से पहचाना जाए, दैट इज ब्रांड नेम। दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर फाइनल कस्टमर्स एंड फॉर बिजनेस कस्टमर्स। यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो रीज़न जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आता है और किसी के पास नहीं जाता, या वो ऑफ़र करते हैं, वो फीचर जो हम ऑफ़र करते हैं और कोई ऑफ़र मार्केट में नहीं कर सकता, उसको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, जो डिफरेंट रेंजेस में हम डिफरेंट वैरायटीज़ में जो एक बिजनेस डील करता है, दैट इज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। पैकेजिंग इज द फिजिकल रैपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इज द फिजिकल कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। फिर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी, दैट वाज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग बजट एंड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, यहीं पे थे हम लोग। फिर आप लोग अपने पास एक हेडिंग डालें, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, नहीं बल्कि एक हेडिंग डालें, सॉरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, विच इज विच कॉन्सेप्ट? 19th कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल का तो मतलब मेरे ख्याल से समझ आता है कि वो ज़िंदगी, जैसे एक इंसान की भी लाइफ होती है या इंसान का भी एक लाइफ साइकिल होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसी तरह प्रोडक्ट की भी एक लाइफ है एंड प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल है। एंड
प्रोडक्ट की लाइफ, लाइक लेट्स जस्ट डिफाइन इट, दीज आर द डिफरेंट stages a product, these are the different stages a product will pass through. These are the different stages a product will pass through during its entire life. उसकी पूरी ज़िंदगी में जो stages के थ्रू वो गुजरता है उसको कहते हैं हम product life cycle. इसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. क्या कहते हैं हम? डेवलपमेंट स्टेज. डेवलपमेंट स्टेज का मतलब क्या वो प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो गया है या लॉन्च नहीं हुआ है? इज इट लॉन्च्ड, यस और नो? डेवलपमेंट स्टेज क्या लगता है आप लोगों को? यू हैव टू स्टे रिस्पॉन्सिव मैन, कम ऑन, ऐसे मज़ा नहीं आएगा. डेवलपमेंट स्टेज में भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ. अभी डेवलपमेंट स्टेज वो होता है जब आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा होता है या आपका प्रोडक्ट अभी कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा होता है कि यार मार्केट रिसर्च की जा रही होती है कि यार ये प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए. लाइक ऑल द आइडियाज़, ऑल द डिस्कशंस, ऑल द रिसर्च, ऑल द वर्किंग्स जो हो रही होती हैं उसको कहते हैं डेवलपमेंट स्टेज. इस पे ऑब्वियसली आपका आउटफ्लो हो रहा होता है, पैसे खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन आपका इनफ्लो एज सच कोई इनकम नहीं होती है. इसमें आपका अच्छा खासा पैसा लग रहा होता है लेकिन आपके पास कोई इनफ्लो नहीं आ रहा होता है. उस स्टेज को कहते हैं डेवलपमेंट स्टेज. द सेकेंड स्टेज that a business or that a product may have to pass through is introduction stage. Obviously कि डेवलप हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है या जो मार्केट में प्रोडक्ट समझो कि पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज. ड्यूरिंग दिस स्टेज जनरली आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट्स चलानी पड़ती हैं, आपको कस्टमर्स को बताना पड़ता है कि यार ये हमारा प्रोडक्ट है. जनरल बात करूँ, कुछ प्रोडक्ट्स का तो खैर इंट्रोडक्शन ही बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन बेसिक अगर जनरल बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जनरली शायद कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को इतना पहचानते नहीं हैं, आपके प्रोडक्ट को इतना शायद जानते नहीं हैं. तो आपको इनिशियली थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है क्योंकि customers will not easily trust any new product or any new brand. तो आपको बहुत सोच समझ के फिर आहिस्ते आहिस्ते इस टाइम पे इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप हैवी प्रमोशन करते हो, आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोशनल कैंपेन्स चलाते हो और पैसा ज़्यादा लग रहा होता है, इनफ्लो नहीं आ रहा होता है सच, क्योंकि कस्टमर इतने नहीं होते. जनरली हो भी सकता है हो, आईफोन 12 तो पहले दिन से ही बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन जो जनरल बात कर रहा हूँ तो जनरली प्रोडक्ट्स को टाइम लगता है मार्केट में सेटल होने में. ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज, सवाल का जवाब देना है. ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज द प्रोडक्ट will be in profit or loss. Generally during the introduction stage the product will be in profit or loss. जनरली तो लॉस हो रहा होता है, यस, ठीक है ना, क्योंकि इनफ्लोज कम आउटफ्लो ज़्यादा होते हैं, तो नुकसान हो रहा होता है. ठीक है. और जैसे करीम, जब पाकिस्तान के अंदर करीम लॉन्च हुआ था, इनिशियली उसका डेवलपमेंट स्टेज क्या था कि जब वो लोग एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे थे, राइडर्स को रख रहे थे, रिक्रूटमेंट चल रही थी, वो सब चल रहा था. तो उस टाइम पे उनका वो इंट्रोडक्शन स्टेज था और कस्टमर्स इतना डेवलपमेंट स्टेज था. फिर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कस्टमर्स को समझ ही नहीं आता था. लोगों को पूरा पूरा उन्होंने न्यूज़पेपर का इस तरह से वो लाइक क्वार्टर क्वार्टर बुक किए थे फर्स्ट पेज पे, एंड देन इट वाज लाइक 4 स्टेप अप्रोच. पूरा इंफॉर्मेटिव चलाया था कि डाउनलोड योर एप्लीकेशन, क्रिएट योर अकाउंट, कॉल योर, बुक योर राइड, योर कैप्टन हैज़ अराइव्ड. इस तरह करके पूरा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कैंपेन चलाया था इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ताकि कस्टमर्स को पता तो चले कि ये चलता कैसे है. खैर बहुत टाइम लगा, लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत थे, लोग सोचते थे कि कैसे चलेगा कैसे होगा,
बट आहिस्ते 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 जब वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया और जब वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को समझ में आ गया, तब एक प्रोडक्ट जो स्टेज के थ्रू गुजर सकता है उसको कहते हैं ग्रोथ स्टेज। ये वो स्टेज होता है जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलना शुरू हो जाए, जब हमारे कस्टमर्स जो हैं वो अब आना शुरू हो जाएं, हमारी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। हर प्रोडक्ट का ग्रोथ नहीं आता, जाहिर है। कुछ प्रोडक्ट हो सकता है कि इंट्रोडक्शन के बाद ही फेल हो जाएं, डिक्लाइन हो जाएं, लेकिन जनरली अगर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आप जिस स्टेज के थ्रू गुजरते हैं उसको कहते हैं ग्रोथ स्टेज। ठीक है। और क्या हर प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज आता है? हाँ। क्या हर प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज आएगा? क्या ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज आए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका ग्रोथ ही ना आए? ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से, तो कि वो इंट्रोड्यूस हुआ और फेल हो गया, मे बी वो चला ही नहीं, मे बी कस्टमर्स को समझ में ही नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि हर किसी का ग्रोथ स्टेज ना आए। ठीक है, हो सकता है कि इंट्रोडक्शन के बाद ही वो फेल हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ स्टेज आता है तो फिर हमारा कमाने का टाइम शुरू होता है और फिर यहाँ पे इनफ्लोज आना शुरू होते हैं। जैसे करीम ने जब काफ़ी टाइम लिया मार्केट में सेटल होने का, लेकिन वंस दे वर सेटल्ड, वंस देयर सेल्स स्टार्टेड टू ग्रो, फिर उन्होंने कमाना शुरू किया। फिर जो है वो मार्केट में आप सेल्स बढ़ना शुरू हुई, नए लोगों ने करीम ट्राई करना शुरू किया, नए लोगों ने सोचा कि यार अपनी गाड़ी भी ड्राइव नहीं करते, करीम पे ही चले जाते हैं। इस तरह के फिर फीचर्स, फिर इस तरह की बातें आना शुरू हुई। और ग्रोथ स्टेज वो होता है जहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ना इसलिए शुरू होता है क्योंकि जब मार्केट ग्रो करती है, जब नए कस्टमर्स आ जाते हैं, जब सेल बढ़ना शुरू होती है, तो बाकी लोग भी सोचते हैं यार ये अच्छी चीज़ है, यार ये वाला बिजनेस करते हैं। तो बाकी के इन्वेस्टर भी आना शुरू होते हैं। बाइकिया उस टाइम पे आया, यू राइड उस टाइम पे आया था, फेल हो गया। उबर ने पाकिस्तान में उस टाइम पे एंट्री करी जब करीम ग्रो कर रहा था। सही है। तो खैर ग्रोथ स्टेज अच्छा होता है प्रोडक्ट के लिए, और यस आना चाहिए, आता भी है, और इसीलिए हम बेचते हैं प्रोडक्ट के वो ग्रो करे और अल्टीमेटली हम ज़्यादा कमा सकें। ठीक है। ग्रोथ स्टेज के बाद एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। अब ये मेच्योरिटी स्टेज क्या होता है? मेच्योरिटी स्टेज ये होता है कि जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स या प्रोडक्ट की ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो जाए, या जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हो जाए या स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए, स्लो डाउन हो जाए बेसिकली, उसको कहते हैं मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। कि अब आपका ग्रोथ काफ़ी हो गई। अब जैसे करीम करंटली इज़ नाउ मेच्योर प्रोडक्ट, अब वो काफ़ी मेच्योर हो चुका है मार्केट के अंदर, उसकी सेल्स अब रुक चुकी, काफ़ी ऊपर है लेकिन रुक चुकी हैं, अब ऊपर और कहाँ जाएंगी, और पोटेंशियल नहीं है। सही है। तो उसको कहते हैं मेच्योरिटी स्टेज। जैसे अगर एक सेकंड में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्रॉ करूँ ना, लाइक टू द बेस्ट ऑफ माय आर्ट्स, तो इस तरह का कुछ आपका लाइफ साइकिल होता है। एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे सेल्स होती हैं, और ये वाला जो स्टेज है ना, ये वाला जिसमें कोई सेल नहीं है, समझा रहा हूँ, एक मिनट में। आप ये वाला जो स्टेज है ना, बिल्कुल जो एक्स एक्सिस पे पहला स्टेज आपको नजर आ रहा है जिसमें कोई सेल नहीं है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट स्टेज। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। देखो कोई सेल नहीं है, डेवलपमेंट स्टेज पे आउटफ्लो हो रहा होता है क्योंकि आप डेवलप, डिजाइनिंग, रिसर्च कर रहे होते हो, लेकिन इनफ्लो नहीं होता है, कोई सेल नहीं है। देखो सेल का ग्राफ है ही नहीं वहाँ पे। फिर ये जो सेल्स आपकी ये इधर तक जो स्लो स्लो ग्रो कर रही हैं, जो स्लो स्लो ऊपर जा रही हैं, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। कि अभी मार्केट में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अब सेल्स आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जा रही हैं, और फिर जो एक सडन ऊपर का ये चेंज आ रहा है, उसको, उस स्टेज को कहते हैं ग्रोथ स्टेज। दिस इज मे बी द डेवलपमेंट स्टेज, दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, और फिर ये जो सेल्स का ग्राफ ऊपर जाना शुरू होता है उसको कहते हैं ग्रोथ स्टेज। सही है।
और ये जो अब सेल्स अब स्लो होना शुरू हो रही है ना, देखो इस प्रोडक्ट की यहाँ तक में भी, इसको कहते हैं मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। ये देखो यहाँ पे सेल्स अब थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो रही हैं, और ये सेल्स अब स्लो, ये देखो इधर ये स्लो, ये सेल्स अब थोड़ा सा ग्राफ रुक रहा है ना ग्रोथ का, उसको कहते हैं मेच्योरिटी स्टेज। मुझे बताओ मेच्योरिटी स्टेज पे प्रॉफिट होगा या लॉस? जनरली मेच्योरिटी स्टेज पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है जनरली? लगाओ लगाओ, जल्दी जल्दी तुक्के लगाओ, बताओ भाई। प्रॉबेबली प्रॉफिट ही होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, यस, बट ज़्यादातर जनरल बात करें तो वो प्रोडक्ट आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए उसूलन तो, क्योंकि आपकी सेल्स ऊपर है यार कितनी, जीरो तो ये, अब सेल्स आपकी सबसे टॉप पे चल रही हैं, और सेल्स का ग्राफ स्लो हो रहा है, लेकिन सेल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं इस टाइम पे, जैसे करीम इस टाइम पे बहुत प्रॉफिट कर रहा होगा, और अभी अ, हाँ सेल्स स्लो हो जाती हैं यहाँ पे आपका, थोड़ा सा प्रमोशन आप कट डाउन कर देते हो, जैसे जब ग्रोथ थी करीम की एक टाइम पे थोड़े 3-4 साल पहले, तो वो लोग फुल प्रोमो कोड्स और ये पैकेज और पता नहीं क्या पैकेज, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने वो सारे पैकेजेस भी हटाना शुरू कर दिए हैं, अब तो बस प्रमोशन के ऊपर पैसा कम लगा रहे हैं लोग भी। और हर बिजनेस जब एक प्रोडक्ट बहुत मेच्योर हो जाता है या जब बहुत ग्रो कर जाता है, तो फिर उसकी सेल्स को थोड़ा जब स्टेबलाइजेशन आना शुरू होती है, तो आप पैसे बचाने की सोचते हो, फिर आप कमाते हो यहाँ पे, ये वो स्टेज असल होता है जहाँ पे आपको रियल इनकम मिलती है, रियल प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक है, दैट इज मेच्योरिटी स्टेज। क्योंकि देखो पूरे लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ देखो, उसका ग्राफ देखो पूरा, पूरी लाइफ में ये सेल्स सबसे टॉप पे है ना, बिल्कुल टॉप पे चल रही है। और ये वाला देखते हैं, चलो इसको, ये देखो ये जो स्टेज है ना, जब सेल्स स्लो होना शुरू हो रही हैं, उसको कहते हैं वैसे प्रैक्टिकली मेच्योरिटी। और जो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसको कहते हैं हम सैचुरेशन। ठीक है, वैसे बुक के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन हमें पूरा एग्जाम के पर्पज से साथ भी पता हो मसला नहीं है, दोनों साथ याद कर लेंगे हम। लेकिन इस पूरे को कहते हैं, यहाँ तक समझ लो, मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। बस डिफरेंस ये होता है कि मेच्योरिटी इज व्हेन द सेल्स आर स्टार्टिंग टू स्लो डाउन, कि ग्रोथ स्टेज अब आपका थोड़ा थोड़ा सा रुक रहा हो, उसको कहते हैं मेच्योरिटी। और जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है ना, टॉप पॉइंट, उसको कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं? सैचुरेशन, ये लिखा हुआ है। पहला स्टेज हो गया डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन। मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन साथ चलता है, बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, चाहो तो आप अलग याद कर लो, लेकिन हम साथ याद कर लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत गुड सीन है। ठीक है, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन, एंड देन जो लास्ट स्टेज आता है, दैट इज डेफिनेटली द डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन इज कि जब आपका प्रोडक्ट अब खत्म होना शुरू हो रहा हो, या आपका प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट की सेल्स का डाउनफॉल शुरू हो जाए, या डिक्रीज होना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं द डिक्लाइन स्टेज। क्या कहते हैं? द डिक्लाइन स्टेज। और ये डिक्लाइन स्टेज वो होता है कि जब आपका प्रोडक्ट अब बहुत बिक गया, बहुत चल गया, अब उसकी सेल्स थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। पॉइंट समझ आ रहा है? देखो क्या स्टेजेस हैं: डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन एंड डिक्लाइन। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज वो होता है कि जब अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, और ये वो प्रोडक्ट है जो कि अभी सॉर्ट ऑफ प्री लॉन्च है, अभी इसमें सिर्फ टेस्टिंग होती होगी, और अभी आइडियाज़ पे बात होना, रिसर्च पे बात होना, क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, सारी जो डेवलपमेंट चल रही होती होगी, उसको कहते हैं डेवलपमेंट स्टेज। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में इनिशियली लॉन्च किया जाता है, इस टाइम पे कस्टमर्स अवेयरनेस कम होती है, कस्टमर की अवेयरनेस कम होती है, हमें इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट्स चलाने पड़ते हैं, एंड प्रॉबेबली द प्रॉफिट्स विल नॉट बी एज मच, प्रॉबेबली हम लॉस में होंगे,
क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स इतने नहीं होते और खर्चे होते हैं, हैवी प्रमोशन करना पड़ता है. Growth is when the sales actually start to increase, or I can say that the product is accepted by the market, or the product is actually liked by the customers, and they are willing to buy that product. उसको कहते हैं growth stage. हर product का growth नहीं आता, हो सकता है कि introduction के बाद ही उसका decline शुरू हो जाए. ठीक है. Maturity and saturation is कि when the growth stage starts to slow down, when the growth of that particular product starts to slow down, उस stage को कहते हैं maturity stage. And this is when the yes, we are making good profits generally. तो ज़्यादा ही profit होता है इस time पे. और क्योंकि अभी इस ये वो स्टेज है कि जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रमोशन को कट डाउन कर देते हैं, हम लोग हाई सेल्स एंजॉय करते हैं, और कंपटीशन भी थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ वो स्टेज होता है कि जहाँ पे सेल्स की बढ़ रही होती है ना, तो फिर कंपैटिटर्स आते हैं. और डिक्लाइन स्टेज वो होता है कि जब अब आपका प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट की सेल्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए. जब आपके प्रोडक्ट की सेल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएं, उसको कहते हैं डिक्लाइन स्टेज. क्या कहते हैं? डिक्लाइन स्टेज. एंड क्या डिक्लाइन डिक्लाइन में क्या हर प्रोडक्ट का डिक्लाइन आता है? क्या पेट्रोल का डिक्लाइन आता है कभी? पेट्रोल जैसे पीएसओ है, पीएसओ तो पेट्रोल बेच रहा है, क्या उनका डिक्लाइन आता है कभी? डिक्लाइन ही नहीं आता, वो तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. हो सकता है कि ऐसा लाइफ साइकिल आपको ना नजर आए किसी प्रोडक्ट का. हो सकता है कि मेच्योरिटी मेच्योर है पेट्रोल, अब जाहिर है जितना बिक रहा है बिक रहा है, मेच्योरिटी स्टेज पे, और वो हमेशा मेच्योर ही चले जा रहा है और चलता रहेगा मेरे ख्याल से, पता नहीं कब तक. फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डिक्लाइन बहुत स्लो होता है, नहीं होता इनफैक्ट, है ना. शुगर अगर आप बेच रहे हो, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि उनका डिक्लाइन आए ही ना. ठीक है. और वैसे डिक्लाइन अगर आता भी है, जैसे नेस्ले, नेस्ले का एक प्रोडक्ट है नेस्क्विक. नेस्क्विक देखा है आप लोगों ने? आई डोंट नो नेस्क्विक है या नेस्क्विक का के है डायरेक्ट, जो भी है, नेस्क्विक एक प्रोडक्ट है. देखा है नेस्क्विक? नहीं देखा? येलो कलर का आता है, कार्टून सा बना होता है उसके ऊपर. नहीं देखा? ये वाला प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये नेस्ले का जो प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल ही ऑफ चल रहा है. ठीक है. और ये देखो, ये वाला. ठीक है. इसी की तरह का एक नेस्ले माइलो जो है ना, उनका ही है, ऑब्वियसली वो तो पता होगा. नेस्ले माइलो जो है ना, वो बहुत चल रहा है. नेस्को उसी तरह का है लेकिन नहीं चल रहा. और नेस्ले का ये वाला प्रोडक्ट अब डिक्लाइन पे हो चुका है. ठीक है. इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हुई होगी. यस बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही फेल हो गया था, इंट्रोडक्शन से ही नहीं चल रहा. बहुत कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन खैर अब ये पूरा डिक्लाइन हो रहा है. सही है. अब ये जब डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या इसका मतलब नेस्ले फेल हो जाएगा? नेस्ले खत्म हो जाएगा इसका मतलब? या सिर्फ एक प्रोडक्ट हो रहा है ना, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है. हाँ भाई, मतलब प्रोडक्ट का डिक्लाइन और बिजनेस का डिक्लाइन दो अलग बातें हैं. हो सकता है कि आपका एक आध प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन बिजनेस नहीं डिक्लाइन होना शुरू हो जाता. और डिक्लाइन का मतलब ये नहीं होता कि देखो जीरो तक, ये ना, ये प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, सेल अभी तक जीरो पे नहीं गया है. डिक्लाइन का मतलब कि सेल्स कम हो. जीरो तो ये वाला पॉइंट होता है, सॉरी, ये वाला, है ना. जीरो तो हुआ ही नहीं अभी तक. जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है. खैर लेकिन अभी प्रोडक्ट की सेल्स कम होना शुरू हो जाती हैं. और यहाँ पे आपको ये डिसीजन लेना होता है एज अ बिजनेस. अब जैसे नेस्ले को ये डिसीजन लेना है कि क्या हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें, या हम अब इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू ना करें. क्या हम अब इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें, या अब इसको डिसकंटिन्यू करके कुछ नया इंट्रोड्यूस कर लें. जैसे अब नेस्ले प्रोबेबली विल डिसकंटिन्यू दिस नेस्क्विक, क्योंकि अब उनका चल ही नहीं रहा. उन्होंने काफ़ी टाइम से कोशिश करी, लेकिन अब नहीं चल रहा. उन्होंने बोला लेट्स जस्ट डिसकंट. अभी तक कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं. प्रॉबेबली इन इन अ ईयर और मे बी 2 years दे माइट डिसाइड कि अब इसको ख़त्म करते हैं. ठीक है. लेकिन अब आप यहाँ पे डिसीजंस ले रहे होते हो कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए. लेकिन आप हर प्रोडक्ट की जो ज़िंदगी है ना, हर प्रोडक्ट की लाइफ के ऊपर नज़र रखते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे चल रहा है वगैरह. ठीक है. और अगर आप चाहो, जैसे मुझे बताओ एक और सवाल,
मुझे बताओ ये आईफोन इज अ प्रोडक्ट और आईफोन 12 इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट किसको बोलूं, आईफोन को प्रोडक्ट बोलूं या आईफोन 12 को एक प्रोडक्ट बोलूं? देखा, मिसकॉन्सेप्शन चल रहे हैं भाई। देखो इनका है ना, एप्पल की नज़र से अगर बात करूं तो आईफोन इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। आई पैड इज अनदर प्रोडक्ट, आई वॉच इज अनदर प्रोडक्ट, एयरपॉड्स इज अनदर प्रोडक्ट। अभी एयरपॉड्स मैक्स भी आ गए $550 के, ठीक है। पता नहीं क्या वो, लाइक पूरा हेडफोन्स टाइप, ठीक है। खैर ये एक एक कर, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और आईफोन 12 जो है ना वो उसकी एक्सटेंशन है। देखो उनका, उनको पता है कि यार उनका प्रोडक्ट जब मेच्योर हो जाता है, डिक्लाइन आना शुरू होता है, तो वो क्या करते हैं, मेच्योरिटी स्टेज के बाद ही उसके ऊपर कुछ नया कलर, कोई नया पैकेजिंग, कोई नया मॉडल, कोई नया वर्जन, कुछ नया करते रहते हैं, ताकि उसके डिक्लाइन को अवॉइड किया जा सके। जैसे टोयोटा अपना करोला, जो गाड़ी है उनकी टोयोटा करोला, वो हर 2 साल के बाद एक नया मॉडल लेके आते हैं, क्यों? या सिविक, क्यों लेके आते हैं हर 2-3 साल में एक नया मॉडल? ताकि वो प्रोडक्ट का डिक्लाइन रोका जा सके, ताकि उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके, ताकि इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज। एक्सटेंशन strategies is when you are trying to extend the life of the product, when you are trying के आपके प्रोडक्ट का डिक्लाइन ना आए। आप क्या क्या कर सकते हो ऐसा? What strategies can you play around? Let's say you can introduce new colors, you can introduce new colors। किया ना, आईफोन ने कौन सा कलर लॉन्च किया अभी आईफोन 12 में? ब्लू कलर, नो? और फिर न्यू कलर्स, और क्या कर सकते हैं, न्यू पैकेजिंग में भी, जैसे डव ने किया था। डव ने क्या किया था, पहले वो सिर्फ वाइट में आता था डव सोप्स, फिर वो वाइट के साथ उन्होंने नए कलर्स और ग्रीन और पिंक ब्लू सारे कलर्स लॉन्च किए थे। सनसिल्क ने भी यही किया था, पहले वो सिर्फ वाइट में आता था, फिर उन्होंने अपने सारे वेरिएंट्स और कंडीशनर्स और पूरी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दी, है ना। प्राइस कम करने से लाइफ बढ़ाना मुश्किल है, प्राइस कम करने से थोड़ा टाइम सेल बढ़ेगी, लेकिन लाइफ, न्यू फीचर्स में भी, यस, जैसे बैटरी लाइफ बढ़ा दी है, ये सब जो जो न्यू फीचर्स आप ऑफर कर देते हैं, कोई नया पैक, कोई न्यू मार्केट, अगर समझो कराची में नहीं चल रहा या पाकिस्तान में नहीं बिक रहा, तो आप किसी और कंट्री, किसी और शहर अगर जा सकते हो अपनी वही चीज़ बेचने के लिए, न्यू मार्केट्स, है ना। मे बी न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स, कोई नया कैंपेन लेके आ गए, कोई नई पर्सनालिटी को उठा लिया आपने। जैसे अभी कोका कोला को पता था कि यार अब बहुत मेच्योरिटी आ गई है, लेट्स जस्ट डू समथिंग, उन्होंने फिर वो कौन सा कैंपेन चलाया देखा ना, कराची लव है जानी वाला, कितना फिट कैंपेन है। और लेकिन इट्स एक्चुअली वर्किंग आउट, अच्छा उनका रिस्पॉन्स आया, बड़ा लोगों को पसंद आया। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि आप अपने प्रोडक्ट का डिक्लाइन अवॉइड करते रहो, और आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ एक्सटेंड होती चली जाए, उसको कहते हैं हम extension strategies, when you're trying to extend the life of your product, when you're trying to avoid the decline of your product। समझ आ रहा है? अच्छा उसके बाद देखो, मुझे बताओ कि कितने स्टेजेस हो गए टोटल? 5, ठीक है। बुक के अंदर जाएंगे 6 लिखे हुए होंगे, कोई बात नहीं, हम 5 याद कर लेंगे, काफ़ी है, ठीक है। डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन, डिक्लाइन। एंड लाइफ साइकिल के ड्रॉ करने को आ सकता है एग्जाम में, हाँ बिल्कुल ड्रॉ करने को आ सकता है, बहुत सिंपल सा आएगा, लेकिन आ सकता है अगर वो चाहे तो, इस तरह का बस बेसिक ये ड्रॉ करने आना चाहिए। जो मेन बात याद होनी चाहिए वो ये कि डेवलपमेंट स्टेज पे सेल्स नहीं होती हैं। अगर वो आपको एग्ज़ाम में कहता है कि यार ये लेबल करो, तो पहला स्टेज जो जिसपे सेल ना हो वो डेवलपमेंट होता है। कभी कभी वो क्या करता है कि डेवलपमेंट स्टेज बताता ही नहीं है, मतलब जैसे वो उसने वो लाइफ साइकिल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर उसने ये लाइफ बना के दिया, इस तरह का उसने एग्जाम में ये बना के दिया, और
फॉर एग्जाम्पल एक दो बार सवाल आया था इसलिए बता रहा हूँ। इसने बोला कि भाई यार ये ए बी सी डी, मुझे बताओ ये स्टेज ए कौन सा है? स्टेज ए कौन सा है? डेवलपमेंट लिखूं या इंट्रोडक्शन लिखूं? हाँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हो सकता है कि यूँ स्टेज वो छुपा दे, हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट है जो कि एग्जाम में मैक्सिमम आ सकता है। सिक्स्थ स्टेज कौन सा मैं कह रहा हूँ, वो सिक्स कभी कभी वो मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन को बुक में अलग अलग लिखता है, लेकिन हमें एक साथ याद हो जाए मसला नहीं है, ठीक है। दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज बी इज ग्रोथ, सी इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी एंड सैचुरेशन लिख दो एक ही बात है, या मेच्योरिटी लिख दो एक ही बात है, ठीक है। और दिस इज डी इज डिक्लाइन, ठीक है। और जो मेन हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए वो ये कि पूरे की पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, की पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कशन, ठीक है। क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या डिस्कशंस आने चाहिए। पहला, डेवलपमेंट के ऊपर लॉस होगा, जाहिर सी बात है। इंट्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस होगा। ग्रोथ मेच्योरिटी वो टाइम होता है जब आपका प्रॉफिट बनना शुरू होता है, और डिक्लाइन से फिर प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। शायद प्रॉफिट से लॉस भी हो जाए, या शायद प्रॉफिट ही हो लेकिन कम कम हो, अब हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस आता है? प्रमोशन के ऊपर। जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, डेवलपमेंट के ऊपर तो ऐसा सच कोई प्रमोशन नहीं होता। इंट्रोडक्शन में शायद आप प्रमोशन करने का सोचते हो, आप इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट्स करते हो, आप कस्टमर्स को फर्स्ट टाइम परचेज इंसेंटिव्स देते हो कि पहली दफ़ा ख़रीदने पे आपको 20% ऑफ, या इस तरह की कोई चीज़ आप ऑफर कर सकते हो। ग्रोथ में भी आपको अच्छी खासी प्रमोशन करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी नए कंपैटिटर्स आ रहे होते हैं, और आपको मार्केट में अगर इन रहना है तो प्रमोशन को कंटिन्यू रखना पड़ता है। मेच्योरिटी सैचुरेशन के अंदर अब आप प्रमोशन थोड़ा सा रोक सकते हो, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट बहुत सेटल हो चुका है। अब आप थोड़ा सा कमाने का टाइम होता है, तो आप प्रमोशन के ऊपर खर्चा फिर यहाँ पे शायद अगर चाहो तो कम कर सकते हो। और डिक्लाइन स्टेज वो होता है कि जाहिर है फिर हम यहाँ पे कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो नहीं कर रहे होते, लेकिन मेरे ख्याल से बाय वन गेट वन फ्री और इस तरह की प्रमोशन करते होंगे, या तो स्टॉक ख़त्म करने के लिए या फिर उसको उससे जान छुड़ाने के लिए में भी आप फिर उस डिफरेंट टाइप की प्रमोशन करते हो। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, प्रमोशन, कंपटीशन। कंपटीशन जनरली इंट्रोडक्शन स्टेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपका प्रोडक्ट वाकई कोई नया यूनिक प्रोडक्ट है तो फिर कंपटीशन कम होगा शायद। और फिर ग्रोथ स्टेज के ऊपर जब आपका मार्केट में अगर प्रोडक्ट चलना शुरू होगा, जैसे करीम की एग्जांपल दे रहा था, तो ग्रोथ स्टेज में फिर कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन का बढ़ता क्यों है? क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं, और द पीपल माइट वांट टू नाउ एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री। और चौथा जो मेन एरिया आपको आना चाहिए, दैट इज प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग क्या कि डेवलपमेंट पे तो ऐसा सच कोई प्राइसिंग की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन स्टेज में आप शायद मार्केट से ज़्यादा भी जैसे आईफोन अगर आता है कोई नया, या कभी जैसे लोग एयरपॉड्स मैक्स लेके आएंगे, तो अब वो इनिशियली लाएंगे तो महंगा लॉन्च करेंगे, और फिर आहिस्ते आहिस्ते मार्केट प्राइसेस कम कर देते हैं। हो सकता है आप सोचो कि यार नहीं, इनिशियली हम सस्ता, जोंग जब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था जोंग, तो उन्होंने जो है वो इनिशियली बहुत सस्ता लॉन्च किया था। तो खैर इंट्रोडक्शन पे आपको ये सोचना होता है कि क्या हम मार्केट से ज़्यादा चार्ज करें या हम मार्केट से कम चार्ज करें। आपको अपना प्रोडक्ट पहले देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग बहुत डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट्स समझ आ रहे हैं कि दिस इज़ हाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑपरेट्स? आप अपने प्रोडक्ट की लाइफ पे नज़र रखते हो कि यार कैसी लाइफ चल रही है, कौन सा स्टेज चल रहा है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, राइट? अच्छा देखो, अभी
आप लोगों को करना क्या है, अब 2 चैप्टर्स आपका टारगेट होगा। चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर बुक, चैप्टर नंबर 10 के अंदर पता है क्या क्या चीज़ें? मार्केट, मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ, मार्केट सेगमेंटेशन, मास मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग, जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता क्या है और ये सब। तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग जो है वो चैप्टर नंबर 10 है। और फिर हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वो करे हैं कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 12 से। एक सेकेंड रुक जाओ। इसके अंदर सारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जो ब्रांड, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें जो है वो किसके अंदर है? चैप्टर नंबर 12। आपको करना ये है, अब अपना टाइम लगा के चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12 आपका टारगेट होगा अब नेक्स्ट क्लास तक। आपको सबसे पहले बुक रीड करनी होगी। ठीक है, बुक रीडिंग, आई कैन नॉट जज यू कि आप बुक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपके एग्जाम में ज़रूर, आपके आंसर्स में बाद में ज़रूर रिफ्लेक्ट होता है। एटलीस्ट एक दफ़ा आपको बुक पढ़नी होती है, उसके बाद आप बल्ले उसको सेटल डाउन कर सकते हो नोट्स के थ्रू। लेकिन पहले कोशिश करके एक दफ़ा बस बुक रीड कर ली, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड रख के। थोड़े बहुत केस स्टडीज जो आते हैं बीच में वो देख लिए। पूरा चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12 की बुक रीडिंग अभी आज की क्लास के एंड के बाद। फिर आप लोग इस हैंडआउट पे देखो, मैं आपको जो चीज़ मार्क कर रहा हूँ वो डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, डेफिनेशंस किस किस की लिखनी है आपको? मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग, मार्केट ओरिएंटेड, जो जो मार्क कर रहा हूँ मैं ये हैंडआउट आपको भेज दूंगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मास मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग, मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर सर्विसेज, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि 1 till 11, 19 till 29। ठीक है, ये आपको लिखनी है डेफिनेशंस। और अगर मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, येस इट टेक्स टाइम, बट इससे आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन 4 मेन पर्पज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, नीश मार्केटिंग, मास मार्केटिंग, 4 ways द मार्केट कैन बी सेगमेंटेड, 1 till 5, 1 till 5। ठीक है, वैसे तो और भी बनता है एक सवाल, लेकिन खैर यहाँ तक ये वाली डेफिनेशंस एंड दिस 5 क्वेश्चंस, जितना आप ग्रुप पे डिस्कशंस लिख सकते हो उस पर लिखोगे, ज़्यादा याद रखना, जितना सही डिस्क्रिप्टिव बनाओगे उतना अच्छी बात है। होमवर्क ये है कि सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 12 को रीड करना है। उसके बाद ये आपको अपनी असाइनमेंट नोटबुक्स के अंदर डेफिनेशंस और एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, और चैप्टर 10, चैप्टर 12, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी जो फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ये काम करके बैठें। 2 चैप्टर की रीडिंग और तकरीबन 15-16 डेफिनेशंस, ये काम फ्राइडे की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में आप करके बैठेंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट फिर होमवर्क मैं आपको असाइन कर सकूँगा।